नमस्कार, स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बाजार में कमजोर शुरुआत के बाद रिकवरी बेहद स्ट्रांग है और जिन आईटी शेयरों में हम शुरुआती झटके देख रहे थे 4 से 5% के आसपास की, वहां पर भी सुधार है। हालांकि अभी भी आईटी शेयर ड्रैग कर रहे हैं बाजार पर, क्योंकि एलटीआई, माइंट्री, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टीसीएस ये टॉप 5 लूजर्स हैं निफ्टी के, जिनके चलते हम देख रहे हैं कि आईटी पैक का मूड पूरी तरह से खराब है। लेकिन निफ्टी इस वक्त करीब करीब 125 अंक ऊपर है, 22,100 के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है और निफ्टी बैंक में भी बढ़िया तेजी है, 213 अंक ऊपर है, आधे % के आसपास की मजबूती हम देख रहे हैं। आज बाजार को सपोर्ट मिल रहा है, बढ़िया हम देख रहे हैं कि फार्मा शेयरों के चलते। ऑटो में हम देख रहे हैं कि हीरो मोटो, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, आयशर, ये तमाम शेयर आज अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो ऑटो से और फार्मा से मूड अच्छा है, लेकिन आईटी से मूड खराब है। हम इसको समझेंगे और अपने एक्सपर्ट्स ये भी जानेंगे कि आपके लिए कमाई के कौन से शेयर हैं। हम क्लोजिंग कॉल में तमाम ऐसे शेयरों के बारे में चर्चा करेंगे जहां पर आपके लिए आज कमाई के मौके बन सकते हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ने से पहले जरा ये देख लेते हैं कि बाजार की बड़ी बातें इस वक्त क्या है। 5 बड़ी बातें हाईलाइट से हम करेंगे बाजार की शुरुआत। तो दिन के ऊपरी स्तर पर है निफ्टी 22,100 के पार निकलकर कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक 46,900 के पास है, करीब 200 अंक ऊपर है। ऑटो शेयर दौड़ रहे हैं, बजाज ऑटो, हीरो, मारुति में अच्छी तेजी है। मारुति में गेंस बहुत बढ़िया आ रहा है, परसों के सत्र में भी शानदार तेजी थी मारुति के शेयर में और आज ये एक्सटेंड हो रही है, 12,000 के ऊपर जाकर शेयर कारोबार कर रहा है। पूरे फॉर्म में फार्मा शेयर हैं, सन फार्मा, लॉरस लैब्स, सिप्ला में तेजी है, लेकिन आईटी शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। विप्रो, इन्फोसिस में कमजोरी है और दिग्गज टीसीएस में भी आज कमजोरी के साथ कारोबार आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक बार जरा ये देख लेते हैं कि शो में आगे हम खास क्या करने वाले हैं। क्लोजिंग ट्रेड्स लेकर आएंगे 2:35 पर, 2:40 पर लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन। 3 बजे मार्केट एट 3, यहां पर हम मार्केट के दिन भर के एक्शन का जायजा लेंगे और ये समझेंगे कि कौन से शेयरों में एक्शन बढ़ रहा है। लेकिन 3:05 पर खबर गर्म है। 3:15 पर बीटीएस, टीएसटी, बीटी ट्रेड लेकर आएंगे और 3:20 पर इवेंट्स टू वॉच, यानी कि कॉर्पोरेट इवेंट्स, जनरल इवेंट्स या फिर ऐसे इवेंट्स जिनका बाजार पर असर पड़ सकता है, वो सारे के सारे हम 1 से 1.5 मिनट पर आपके सामने रोज लेकर 3:20 पर हाजिर होते हैं। लेकिन एक्सपर्ट पर जाएं उसके पहले जरा बाजार का मूड चेक कर लेते हैं, क्योंकि शुरुआत कमजोर हुई थी और जब हम क्लोजिंग शो में आगे हैं ओपनिंग शो से, तो माहौल बदलता हुआ दिख रहा है। आईटी में भी रिकवरी आ गई है और बाजार इस वक्त दिन के ऊपरी स्तर पर है। डिब्बे किस तरह से आंकड़े दिख रहे हैं आपको बाजार के इस वक्त? दो अलग अलग चीज़ें हैं अभिषेक यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। पहला पॉइंट, जिस समय हमने ओपनिंग का शो क्लोज किया था उस समय तक निफ्टी हर निशान में आ चुका था, करीब 50 से 60, 50 एक पॉइंट ऊपर था। लेकिन उस समय आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी करीब 150 पॉइंट ऊपर आ चुका था। तो बैंक निफ्टी ने जो 150 पॉइंट की बढ़त है उसमें सिर्फ 50 पॉइंट जोड़े हैं दिन भर में अभी तक। तो वहाँ पर आपको क्लियर डाइवर्जन है कि आज मार्केट के अंदर बैंकिंग काउंटर कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहे। जब बैंक नहीं रोल प्ले कर रहा, आईटी अभी आपने खुद बता दिया कि रोल प्ले कर नहीं रहा, तो फिर कौन कर रहा है? ये फिर कमी कौन पूरी कर रहा है? बैंक और आईटी की। ये दोनों ही सेक्टर को छोड़ के जो और लीडरशिप है वो पूरी कर रही है। एग्जाम्पल के लिए एलएनटी पूरा कर रहा है, एग्जाम्पल के लिए मारुति पूरा कर रहा है, एग्जाम्पल के लिए फार्मा का सन फार्मा पूरा कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंडेक्स को मैनेज हो रही हैं। एक और चीज़ जो नोटिसेबल है, आज इंडिया विक्स ज़्यादा गिरा नहीं और गिरेगा भी नहीं, क्योंकि अब 12 के आसपास आ गए हो और करीब 11:45 के आसपास का तो लो लगा हुआ है। इंट्राडे मतलब लाइफ टाइम लो जैसा ही बना हुआ है। तो आप इससे अब गिरोगे नहीं, बाजार धीरे धीरे करके बढ़ेगा। एक और पॉइंट, इस समय अगर आप निफ्टी को देखोगे तो 22,000 को अच्छे से स्ट्रॉन्ग होल्ड पे वो क्लोज करके जा रहा है। अब आप 21,800 से 22,100 पे आ गए हो, तो यहाँ से जो 300 साढ़े 300 पॉइंट की जर्नी है आपके फेवर की है और ये शॉर्ट कवरिंग लेड जर्नी है। लेकिन सामने 250 से लेकर 350 का रेजिस्टेंस है, इसको भी नहीं भूलना चाहिए। एक और पॉइंट, बैंक निफ्टी के अंदर आज HDFC बैंक की वेटेज पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है। आज अगर चल भी रहा है तो उसमें बैंकिंग में से ICICI बैंक चल रहा है बस। तो इसलिए जो 186 पॉइंट है इसमें से 150 पॉइंट सुबह के हैं और सिर्फ उसके बाद के जो पॉइंट्स हैं वो सिर्फ 10-20 पॉइंट है। तो मैं बैंक निफ्टी को थोड़ा आज फिर से लैक लस्टर मानता हूँ। मैं मानता हूँ फिर से भी आज निफ्टी थोड़ा बहुत कर रहा है, एफर्ट्स कर रहा है मार्केट को ठीक करने का, और वो भी थोड़ी बहुत रिलायंस की हेल्प है, क्योंकि रिलायंस भी थोड़ा चल ही रहा है। और आपको मैंने बता दिया LNT, टाइटन, ICICI बैंक और एक सन फार्मा, मारुति, ये कुछ एक और बड़े शेयर्स हैं। डाटा के हिसाब से इस समय F&O का डाटा
बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहा कि आप रेंज का ब्रेकआउट कर जाएंगे। हाँ, लेकिन इस बीच ये चीज़ ज़रूर मानी जा सकती है, समझी जा सकती है कि अभी आप रेंज में हैं। अपर एंड पे प्रॉफिट बुक करना ना भूलें, और अगर आप इसको लेके जाना चाहते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके पास होने ही चाहिए। अगर नहीं होंगे तो फिर दिक्कत बढ़ती जाएगी। बाजार के इस पुल बैक को मैं भी एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक और एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग समझता हूं, लेकिन हम इस पुल बैक को और इस शॉर्ट कवरिंग को रेंज का ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। दो अलग अलग चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि दोनों चीज़ों पे आप ज़रूर नोटिस कर रहे होंगे। और सुबह हमने थोड़ा आपसे आके बहुत ज़्यादा पर्सनल होके भी ये बात बोल दी थी कि भाई आप प्रॉफिट की चर्निंग में फंस जाओगे, आप आराम से काम करो। देख लीजिए, आप अगर आप आराम से आज काम नहीं कर रहे होते तो ये मार्केट का लो और हाई आपको डिस्टर्ब कितना करता। निफ्टी 100 पॉइंट लगा था लो, और अब 100 पॉइंट ऊपर है, तो ये आपको डिस्टर्बिंग फैक्टर बना देता है। इसलिए शांति से अभी भी बैठे रहो जब तक 250 350 की रेंज पार नहीं होती। इंजॉय करना शॉर्ट कवरिंग को, यहाँ तक आपको थोड़ा डर डर के आना होगा। अंशुल जैन, मितेश पांचाल, शर्मिला जोशी, ये हमारे आज के मेहमान हैं। इनसे ज़रा करते हैं बातचीत। अंशुल जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच टाइम निकालने के लिए। मितेश पांचाल भी हैं हमारे साथ क्लोजिंग में। मितेश भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और काफ़ी दिनों बाद शर्मिला जोशी से भी आज बातचीत होगी। शर्मिला मैम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला। तो फंडामेंटल आउटलुक हम आपसे लेंगे। पहले अंशुल आपके पास आते हैं, ये जो पुल बैक आ रहा है शॉर्ट कवरिंग का मार्केट को ड्रैग करके और कहाँ तक लेके जा सकता है? मेरे को ध्यान है जब आप परसों कार्यक्रम में जुड़े थे हमारे साथ, परसों या तरसों की बात है, तब आप कह रहे थे 1 से 2 दिन अभी और चलेगा। मेरे को आपकी वर्ड याद है, अभी और कितना चलेगा? नमस्कार डिम्पी जी। नमस्कार अभिषेक जी। डिम्पी जी, आपको बहुत अच्छे से याद है कि मैंने क्या कहा था। और मैं उस चीज को ही थोड़ा सा बिल्ड करूंगा कि जब हम लास्ट टाइम मिले थे तो मैंने ये कहा था कि डेली चार्ट पे 87% स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी आरएसआई ओवरसोल्ड है। वहां से डेली चार्ट पे जरूर बाउंस बैक आया है, लेकिन वीकली चार्ट पे अभी भी देखें तो 47% स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी वीकली आरएसआई ओवरसोल्ड है। तो ओवरसोल्ड कंडीशंस में फ्रेश डाउन मूव आना बहुत मुश्किल होता है, और यही वो रेंज होती है जहां से बड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है। पहला रेजिस्टेंस या पहला टारगेट जो निफ्टी पे था 22,120 का, वहां तक हम आ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी काफी हाई है कि हम 22,120 के ऊपर वीकली क्लोज करेंगे। और वीकली चार्ट अगर आप निफ्टी का देखें तो प्रीवियस वीक लो और जो स्विंग लो था, दोनों को हमने रिजेक्ट किया, और वीकली चार्ट पे हम एक हैमर कैंडल के साथ क्लोज कर रहे हैं। यानी ये इंडिकेशन है कि वीकली चार्ट पे अभी बाउंस जस्ट स्टार्ट हुआ है। यहां से मेजर रेजिस्टेंस जो आएगा वो 22,230 पे आएगा। 22,230 निकलना बहुत जरूरी है अगर इस बाउंस बैक को एक्सटेंड करना है, नहीं तो 22,230 के पास आके ये बाउंस बैक खत्म होगा, तो वहां आपको पूरी तरीके से प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। बैंक निफ्टी में भी हमने प्रीवियस वीक लो रिजेक्ट किया है। यहाँ से भी टारगेट निकल के आ रहा है 47,600 तक का। और आपने एकदम सही कहा कि बैंक निफ्टी में रिलेटिव वीकनेस है, तो अगर मुझे लॉन्ग के सौदे करने हैं, दो में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो एनी डे मैं निफ्टी को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि स्ट्रेंथ के साथ 100 पॉइंट वहां पे बहुत आराम से मिलेंगे। तो दो टारगेट आएंगे, 22,230 निफ्टी का और 47,600 बैंक निफ्टी का। 230 ये निफ्टी के लिए टारगेट है अंशुल की तरफ से। चलिए फटाफट अब ये जान लेते हैं, हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं वैसे, राजेश पालविया एक्सिस सिक्योरिटीज से। राजेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार सभी एक्सपर्ट से ये जान लेते हैं कि उनके कन्विक्शन की लिस्ट में आज कौन से शेयर हैं और क्लोजिंग ट्रेड के लिए क्या सलाह दे रहे हैं। राजेश जी शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए आपके शेयर कौन से हैं सर आज के लिए। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो पहला स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है मिड कैप स्पेस से दीप इंडस्ट्री, यहाँ पे हम बाय करने की सलाह देंगे। कैश सेगमेंट का स्टॉक है। स्टॉक को अगर हम लॉन्ग टर्म सेटअप पे देखें तो डेली सेटअप पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट आज विथ वॉल्यूम होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने एक बड़ी कंसोलिडेशन रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, हमें लगता है दीप इंडस्ट्री को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। डिस्क्लेमर ये रहेगा, ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है पोजिशनल बेसिस पे, और अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में करीब 315 320 तक। तो यहाँ पे थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है स्टॉक पे। यहाँ पे छोटी मोटी गिरावट में ऐड करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे अब जो रखना होगा वो होगा 278 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है एवेन्यू सुपर मार्ट, डी मार्ट का, जिसका एनएससी टिकर है। यहाँ पे एक अच्छा बेस बनते हुए दिखा है स्टॉक का, और यहाँ पे वीकली चार्ट पे
एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट आते हुए दिखा। स्टॉक कंफर्टेबली अब अपने सारे ही लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। डिमांड में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए हमें लगता है इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब होना चाहिए 4400 4450 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 4230 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो डिफेंस स्पेस से, और उसमें हमें लगता है HAL यहाँ पे बाय किया जा सकता है। एक ब्रीफ करेक्शन के बाद स्टॉक में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से देखे एक अच्छा रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे आते हुए दिखा है। स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज को होल्ड आउट किया था इस करेक्शन में, और अब जो रिकवरी यहाँ पे बनी है हमें लगता है HAL में यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 3300। तो यहाँ पे HAL पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे 3160 के आसपास। ठीक है, 3160 का स्टॉप लॉस HAL के लिए राजेश जी की तरफ से। और कल भी हमने देखा था कि डिफेंस वाले शेयर चल रहे थे, HAL में भी कल अच्छा एक्शन था, और कल CLSA की रिपोर्ट के बाद डीमार्ट में भी एक्शन हमने देखा था। आज वो एक्शन कंटिन्यू हो रहा है और उसका फायदा उठाने की सलाह आपके लिए। एक शेयर कैश का दीप इंडस्ट्रीज की सलाह दी है राजेश जी ने। मितेश जी आपके पास आएंगे, आपके कन्विक्शन में कौन से शेयर हैं सर? आप क्या खरीदें या फिर क्या बेचने की सलाह दे रहे हैं? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून डिम्पी जी और पैनलिस्ट और दर्शकों को भी गुड आफ्टरनून। 3 स्टॉक्स हैं जो सिस्टम और मेथड ने आइडेंटिफाई किए हैं, जहां पे एक स्ट्रॉन्ग रीरेटिंग पॉसिबिलिटी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ अगले 3 से 6 महीने में आउट परफॉर्म करेंगे। पहला है GMM फॉर्मूलर। अगर आप GMM फॉर्मूलर की चार्ट पैटर्न देखो तो नॉर्मल चार्ट पैटर्न पे वो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन ही दिखेगा आपको, लेकिन हमारे हिसाब से 1180 का जो लो है जो 2021 में फॉर्म हुआ था वो स्टॉक ब्रेक नहीं करेगा, और हमारे हिसाब से यहाँ से एक कंसोलिडेशन के बाद स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलेगा स्टॉक्स में। तो सिस्टम और मेथड के हिसाब से GMM फॉर्मूलर में करंट लेवल 1249 के ऊपर बाय है। स्टॉप लॉस के दौर पे आपको रखना है 1118 जो प्रीवियस लो था। पहला टारगेट रहेगा 1350 और दूसरा टारगेट रहेगा 1400 का। दूसरा जो स्टॉक है वो है अंबिका कॉटन मिल। अगर अंबिका कॉटन मिल के आप चार्ट पैटर्न देखें तो बिटवीन 1350 टू 1400 बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एक्युमुलेशन हुआ है, और 1410 के ऊपर सिस्टम और मेथड ने एक कंफर्मेशन बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन का दिया है। तो 1420 के ऊपर अंबिका कॉटन मिल खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ पे आपका 1499 के ऊपर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1420 का 1420 का। पहला टारगेट रहेगा 1650 और दूसरा टारगेट रहेगा 1800। यहाँ पे एग्रेसिव टारगेट इसीलिए है कि बहुत लंबी अवधि के बाद क्वार्टरली चार्ट के ऊपर ये जो कंफर्मेशन है वो मिला है। और तीसरा जो स्टॉक है वो है डायनेमिक प्रोडक्ट। अगर आप डायनेमिक प्रोडक्ट को देखें तो बिटवीन 260 टू 270 एक स्ट्रॉन्ग एक्युमुलेशन हुआ है, और मंथली और वीकली चार्ट को कंबाइन करते हुए 275 के ऊपर एक कंफर्मेशन हुआ है स्टॉक का। तो डायनेमिक प्रोडक्ट 280 के ऊपर खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 250 का, पहला टारगेट 320, दूसरा टारगेट 340 का। ठीक है, बहुत सारे शेयर्स आपने दिए, 3 शेयर्स के तीनों शेयर्स में से GM फॉर्मूलर मेरे को काफ़ी पसंद आया आपका शेयर। और ये सिस्टम एंड मेथड यानी कि सर का एक तरीका है जिस तरीके के हिसाब से आपको शेयर ढूंढ के देते हैं, और उसमें टिपिकली ब्रेकआउट शेयर्स होते हैं जो थोड़ा स्विंग टू शॉर्ट टर्म मोमेंटम लॉन्ग टर्म मोमेंटम के हिसाब से होते हैं शेयर्स। इसलिए आप देखोगे टारगेट भी बड़े बड़े हैं, जैसे 1250 चल रहा है GM फॉर्मूलर, टारगेट कितना 1350 1400 तक का है। चलने को तो एक दिन में हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इन शेयर्स के टारगेट अमूमन आपको थोड़े बड़े मिलेंगे जो मितेश पंचाल आपको दे रहे हैं। अंशुल जैन से भी कुछ ट्रेड ले लेते हैं, उनके भी आज के ट्रेडिंग कॉल्स होंगे। अंशुल आपके ट्रेडिंग कॉल्स? देखिए डिम्पी जी, कैपिटल सबके पास लिमिटेड होती है, तो नया खरीदने के लिए पहले कुछ पुराना बेचना होगा। तो 4 कॉल पे पहले अपडेट दे दूं। 8650 का बजाज ऑटो का कॉल दिया था 122 रुपए में, वो 380 हो गया है, वहां प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लाल पैथलैब मंडे को दिया था 2045 में, 2117 हो गया, वहां प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मारुति दिया था 11750 पे, 12427 हो गया, वहां प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और रिको ऑटो 135 में बाई दिया था, 150 हो गया है, तो वहां प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और अब फ्रेश बाइंग के लिए मैं बोलूंगा कि आपको UFO देखना चाहिए। अगर आप मंथली चार्ट भी दिखा सकें डिम्पी जी तो बहुत बेहतरीन होगा। 200 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया था 66 रुपए से 132 रुपए के बीच में, इसने 200 हफ्ते का बेस बनाया है, वहां से ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा डीपर रीटेस्ट आया था, और ये वापस फ्रेश ब्रेकआउट के लिए तैयार है।
131 रुपए पे बाई करना है, 123 रुपए का स्टॉप लॉस है और 148 रुपए का पेसिमिस्टिक टारगेट है 5 से 8 दिन का। लेकिन अगर थोड़ा सा समय देते हैं तो ये स्टॉक आपको 250 रुपए तक का भी दिखा सकता है 4 से 6 महीने में। दूसरा स्टॉक मैं बाई दूंगा अपोलो टायर्स का। वीकली चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट था 440 पे। स्ट्रेट 9 डाउन डेज से इसने उस पैटर्न को रीटेस्ट किया है। बॉलिंगर बैंड के बाहर 2 हैमर कैंडल की फॉर्मेशन है और अब फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है, तो इसको 468 पे बाई करना चाहिए। 460 का स्टॉप लॉस रहेगा और 480 का टारगेट रहेगा। तो ये 2 बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। ठीक है सर, आपने एक यूएफओस की बात की थी, यूएफओ मूवीज़ की। मैंने वो बकायदा मंथली चार्ट देखा, यस मेरे को भी लगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है। एक बार मैं अपना चार्ट आपको वापस से स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअली जो हम ये आपके सामने शेयर्स रख भी रहे होते हैं ना, तो इसके अंदर भी मंथली, वीकली, डेली का काफ़ी बड़ा एक कॉम्बिनेशन है, उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा। इसलिए जब कभी आपको एक्सपर्ट्स बताएं ना कि आप इसका मंथली या डेली देखो, तो एक बार खुद से भी देख लो, आपको खुद से बहुत हद तक आइडिया लग जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस इस शेयर ने बना लिया है और ये अपनी एवरेज का मूवमेंट भी कर रहा भी है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 2 हिस्सों में मैं आपके सामने इसको नोटिस कर देता हूँ। एक तो ये वाला हिस्सा बहुत क्रिटिकल है और ये पूरी लाइन जो मैंने नीचे ड्रॉ की हुई है, ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बेस वाला हिस्सा है। तो यूएफओ मूवीज़ सर ऑलरेडी आपको नोटिस करवा रहे हैं, इस पे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो और शेयर्स भी हैं वो हमने बाकायदा आपके लिए लिख दिए, आप उसको अच्छे से स्टॉप लॉस इस टारगेट को नोट कर लें। और मैं फिर से बोलूँगा, आप कुछ भी सौदा लें नहीं लें, आप करें नहीं करें, आपके पास है या नहीं है, जो भी अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा वॉल्यूम को कम रखना। मार्केट के अंदर इस समय थोड़ी दिक्कत है, धीरे धीरे मार्केट उससे पार पाने की कोशिश कर रहा है। अगर हो जाता है तो ये सारी चीज़ आपको फिर से मिलेंगी। शर्मिला जोशी भी इस बीच हमारे साथ बनी हुई हैं और साथ ही थोड़ी देर में आदित्य अरोड़ा भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे फ़ोन लाइन पे, ऑप्शंस का ट्रेड उनसे पता करेंगे। शर्मिला पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। शर्मिला, मेरा एक बेसिक सा एक बहुत ही वैसा वाला क्वेश्चन है कि मान लीजिए जिसके पास पोजीशंस पड़ी है, करीब 30-40% उसका मिड कैप शेयर्स हैं, 30-40% उसके पास फ्रंट लाइन शेयर्स हैं। अब नाम नहीं पता होंगे क्योंकि सबके अलग अलग हो सकते हैं, आप कैटेगरी में बता रहा हूँ आपको। 40% मिड कैप, 30-40% मेरे पास फ्रंट लाइन है और 30% मैं कैश में बैठा हूँ। तो मैं सही हूँ? कोई चेंजेस करना है इस पोर्टफोलियो में? नहीं, आप बिल्कुल सही हो। मेरे हिसाब से इसी तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और खासकर ऐसे मार्केट में आपको सिर्फ ध्यान में एक ही चीज का रखना है, खास करके जहां तक मिड कैप स्टॉक्स का सवाल है, क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स पिछले 1-2 सालों में हमने देखा है कि किस तरह की ग्रोथ आई है और काफी ऐसे स्टॉक्स थे जिनको हम मान रहे थे कि वैल्यूएशन के ऊपर हो गए थे और अब हम देख रहे हैं कि दैट पी करेक्शन हैज हैपेंड। तो आपको ध्यान सिर्फ इस चीज का देना है कि आप जिन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो वहां पर ग्रोथ स्टोरी अच्छी है, वहां पर नतीजे अच्छे हैं, या देयर इज समथिंग दैट विल मेक यू वांट टू स्टे इन्वेस्टेड इन द स्टॉक। ऐसा भी मिड कैप अच्छा हो सकता है जो बाकी स्पेस करेक्ट हुआ हो पर स्टिल स्ट्रांग, तो वो तो बहुत ही बेहतर है। लेकिन करेक्ट हुआ भी है तो ऐसे स्टॉक में आप इन्वेस्टेड रहे जहां पर आगे चलकर आपको अच्छी ग्रोथ दिखती हो और नतीजे उनके काफी ठीक ठाक आ रहे हो। तो इस तरह का अगर स्टॉक हो तो करेक्ट हुआ होगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह के जैसे कि आपने समझाया उस तरह का अगर आपका स्ट्रक्चर है तो देन दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रक्चर टू बी ऑन, क्योंकि अगर आपको टिप मिलते हैं तो आपके पास कैश भी है और ऐड करने के लिए। डन। तो आपने इस बात को मोटा मोटी एग्री किया कि यस, थोड़ा कैश में भी होना चाहिए, थोड़ी बहुत पोजीशन आप मार्केट में भी रखो और उसमें भी कैटेगरी कर लो। बस आपको इतना ही काम करना, अगर आपका 30% पोर्टफोलियो मिड कैप कैटेगरी का तो उसमें अच्छे शेयर छांट के रखो, और अगर आपका 30-40% फ्रंट लाइन शेयर्स का है, अच्छे शेयर छांट के रखो और सिट टाइट, और 30% कैश का इस्तेमाल इन सभी शेयर्स को बचाने के लिए होगा। मार्केट 150 पॉइंट की बढ़त के साथ बकायदा दिन के ऊपरी स्तरों पर है। एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आपके सामने रखते हैं। आदित्य अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, काफ़ी देर से फ़ोन लाइन पे हैं, आइए करते हैं उनका स्वागत। आदित्य जी, पहले तो माफ़ी, आपको काफ़ी देर से फ़ोन लाइन पे हमने रखा, आपका थोड़ा काम बिजी भी होगा, मार्केट भी रिकवरी कर रहा है। सर बता दीजिए प्लीज़ ऑप्शन वाला ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। देखिए आज मूड माहौल बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि मार्केट एक फ्रेश लेग ऑफ रैली कर रहे हैं चालू, और बहुत टाइम से कंसोलिडेट किया, बट अब एक अच्छी तेजी की शुरुआत हो रही है। मुझे लगता है इसमें मिड कैप स्मॉल कैप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो आज का एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है इंडस टावर।
इसका मार्च कॉन्ट्रैक्ट का 260 का कॉल बाय किया जा सकता है जो अभी 7 रुपए चल रहा है, और 270 का कॉल सेल किया जा सकता है जो अभी 2.25 चल रहा है। इसमें मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है 16,150 और मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 17,850। तो बुलिश कैंडिडेट है, स्टॉक ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा। ठीक है, इंडस टावर्स को लेकर रणनीति 6% ऊपर ये ऑलरेडी शेयर ट्रेड कर रहा है, लेकिन आपको 260 वाली ही कॉल खरीदनी है 7 रुपए पर, और उसके ऊपर वाली कॉल बेचनी है आपको 270 वाली 2.25 रुपए पर, और अधिकतम मुनाफा 17,850, अधिकतम नुकसान 16,150 रुपए का। आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये ट्रेड हमारे दर्शकों को बताने के लिए। एक राय चाहेंगे आपसे राजेश जी, अंबर एंटरप्राइजेस पर। एक तो CLSA की अच्छी रिपोर्ट आई है अंबर पर, और दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने एक ना ज्वाइंट वेंचर किया है, वॉशिंग मशीन के सेगमेंट में उतर रहे हैं कंपनी वो। हालांकि छोटा सा ही निवेश है उस जेवी कंपनी में 35 करोड़ के आसपास का, लेकिन कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन का फायदा उनको मिलेगा। अंबर, आप किस तरह से देख रहे हैं शेयर को? 4% के आसपास की तेजी फिलहाल इसमें है। तो अभिषेक जी देखिए, ब्रॉडर मार्केट में एक रिकवरी कल के सेशन से ही स्टार्ट होते हुए दिखी है, और हमें लगता है अंबर एंटरप्राइज में भी अगर एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिखा है। हालांकि स्टॉक में काफी बड़े करेक्शन हमने पिछले कई महीनों में पिछले कई हफ्तों में देखे हैं। अभी यहाँ पे जिस तरीके की रिकवरी बनी है, हमें लगता है यहाँ पे एक इमीडिएट लेवल जो है 3560 3570 के आसपास, ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा इस रिकवरी का। अगर ये लेवल को सरपास करने में कामयाब होता है तो फिर हमें लगता है इसके नेक्स्ट टारगेट 3800 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो 3570 एक इमीडिएट सप्लाई जोन है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर ये क्रॉस हो जाता है तो यहाँ पे एक 3800 तक की तेजी भी अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है। तो जिनके पास पोजीशन है उन्हें सलाह ये रहेगी कि अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहे। एट दिस मोमेंट हम जो स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे यहाँ पे ट्रेलिंग वो होना चाहिए करीब 3490 के आसपास। 190 का स्टॉप लॉस। आज ऑटो स्टॉक्स में तो एक्शन है ही, ऑटो इंसलरी स्पेस में भी आज बढ़िया एक्शन है। जय भारत मारुति का शेयर करीब 7% ऊपर है, लेकिन हाईटेक गियर्स, कल भी ये 5वें गियर में स्टॉक था और आज भी 5वें गियर में है। 2 दिन में करीब 22% के आसपास का उछाल आ गया है। हाईटेक गियर्स को लेकर आएंगे। इस पर अंशुल जी आपसे व्यू चाहेंगे, ये शेयर आपको कहां तक जाता हुआ दिख रहा है? क्या ये तेजी ऐसे कायम रहेगी, या फिर जो लोअर लेवल वाले हैं वो थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोच सकते हैं? देखिए अभिषेक जी, हाईटेक गियर में मंथली चार्ट पे एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, और 76 मंथ्स का लॉन्ग बेस बना हुआ है, वहां से ब्रेकआउट दिया है एट 560 ऑड लेवल्स, जिसका टारगेट 1050 के आसपास आता है। तो ये एकदम प्राइमरी स्टेज है ब्रेकआउट की। यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस से स्टॉक को लॉन्ग कर सकते हैं। बाई चांस कोई डिप मिल जाती है 560 रुपए तक, तो स्टॉक को ऐड कर लेना चाहिए। 3 से 4 महीने का समय देते हैं तो यहाँ 1050 तक का टारगेट बहुत आराम से मिलेगा। केवल आपको एक काम करना है, अगर आप लॉन्ग करते हैं तो स्टॉप लॉस इसमें लगाना है 450 रुपए का, और बिल्कुल स्टॉक को लॉन्ग करना चाहिए। मार्केट के पूरी करेक्शन को इसने बहुत आराम से झेला है और बड़े वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया है, तो ये प्राइमरी साइन होता है नए लीडर का। तो नए लीडर्स की कैटेगरी में स्टॉक को डालूंगा 1050 के टारगेट के साथ। 1050 रुपए के टारगेट आपके लिए हाईटेक गियर्स में। हाईटेक गियर्स लेकर आएंगे स्क्रीन पर, लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर जरा व्यू लेते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि फिर से जो छोटे छोटे साइज वाले जो मिड कैप बैंक्स हैं वहाँ पर एक्शन तुम्हें देखने को मिल रहा है। केनरा बैंक या फिर साउथ इंडियन बैंक, ये तमाम शेयर, यहाँ तक कि येस बैंक भी आज ऊपर है। एक व्यू चाहेंगे आपसे मितेश जी, सेंट्रल बैंक पर आप जरा व्यू दीजिए। 2-2.25% ऊपर ये शेयर फिलहाल है। क्या आपको मूव एक्सटेंड होते हुए दिख रही है इन बैंक्स में? अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है, और मेरे हिसाब से जो हाई डबल टॉप हाई हुआ था 13 मार्च और 14 मार्च को 61.45 पे, जब तक अभिषेक जी 61.45 क्रॉस नहीं होता तब तक स्टॉक में है एक तेजी, सस्टेनेबल अपमूव की तेजी नहीं आएगी। सो वेट एंड वॉच। 61.36 मतलब 61.50 के ऊपर अगर डेली चार्ट के ऊपर ये क्लोज देता है तो डेफिनेटली इट्स अ बाय, और उसके बाद जो टारगेट बनेगा वो बनेगा क्लोज टू 68 का, जो 5th ऑफ मार्च का हाई था। तो 61.50 के ऊपर बाय करने की सलाह रहेगी। टारगेट उसके बाद आपका रहेगा
68 का और स्टॉप लॉस आपका रहेगा 58.50 का। सेंट्रल बैंक को खरीदने की सलाह है। 60 रुपए के आसपास फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है, लेकिन सेंसेक्स जाकर अब कारोबार कर रहा है 73,000 की करीब 350 अंकों के आसपास की बढ़त है सेंसेक्स में। एक छोटे से क्विक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम आपके लिए लेकर आएंगे खास सेगमेंट होली के मौके पर प्रॉफिट की पिचकारी। साथ ही आईपीएल की भी आज से शुरुआत हो रही है सीएसके और आरसीबी के मैच से, उस पर भी चर्चा करेंगे और उस पर कितना इंश्योरेंस हो रहा है आजकल आईपीएल सीजन, इस आईपीएल सीजन पर कितने का इंश्योरेंस कवर है, इस पर भी एक बहुत ही दिलचस्प खबर आपके लिए हम लेकर आएंगे। बीटीएसटी ट्रेड्स तो होंगे ही, आपकी जारी करेंगे। होली का त्यौहार तो वैसे 25 मार्च को है, यानी कि सोमवार को। बाजार भी बंद है, लेकिन देश में होली की शुरुआत हो गई है और आज ईटीनो स्वदेश भी होली के रंग में रंग गया है। हर घंटे हम एक खास आयोजन कर रहे हैं प्रॉफिट की पिचकारी, जहां पर एक बेहतरीन मुनाफे वाला शेयर आपके लिए हम लेकर आएंगे, जिससे प्रॉफिट की बौछार होगी। और इस घंटे का शेयर लेकर हमारी सहयोगी आशीषा जुड़ गई हैं। जी हाँ, बीएसई पर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आती हुई नजर आई है, जहां इन्वेस्टेक पर ये रिपोर्ट आई है बीएसई पर। उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया है, खरीदारी की राय दी है और 2,800 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। सबसे पहले उन्होंने वॉल्यूम ग्रोथ की बात की है, तो डेरिवेटिव सेगमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग रहा है। इसके अलावा फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग रहा है। शेयर बाजार काफ़ी वॉलेटाइल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने मार्केट शेयर गेन्स एंजॉय किया है। उनका मानना है कि मार्जिन प्रोफाइल भी कंपनी का इंप्रूव हो सकता है आगे चलते हुए। उनका मानना है कि कंपनी 45 से 50% का ईपीएस CAGR ग्रोथ रिपोर्ट कर सकती है FY 24 से 27 के पीरियड में। कैश फ्लो जनरेशन भी काफ़ी स्ट्रांग होगा और उसके साथ ही साथ मार्जिन्स और वॉल्यूम ग्रोथ इंप्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं। याद रखें, स्टॉक हाल ही में काफ़ी करेक्ट हुआ है और उनका मानना है कि रीसेंट करेक्शन एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो कई सारे पॉजिटिव्स है, वॉल्यूम ग्रोथ, इंप्रूविंग मार्जिन प्रोफाइल, कैश फ्लो जनरेशन, जिसके चलते काफ़ी बुलिश नज़रिया आता हुआ आया है। सो इन्वेस्टिक ने खरीदारी की राय दी है और 2,800 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। प्रॉफिट की पिचकारी में बीएसई काफ़ी दिन से हम देख रहे थे कि ये शेयर गिर रहा था, लेकिन इन्वेस्टेक का इस पर भरोसा है और बेहतरीन टारगेट्स भी इन्वेस्टेक ने सुझाए हैं बीएसई के लिए। लेकिन आशीषा, ये तो बताइए कि मुंबई में होली का इस वक्त माहौल कैसा है? किस तरह से आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आज? बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, और मुंबई में जो होली का सेलिब्रेशन है वो हमारी टीम आपको बताएगी। एक एक करके हमारी टीम आती जा रही है और आप देखिए कि सभी एक्साइटेड हैं इस वक्त होली के सेलिब्रेशन के लिए। और इन सब के बीच में रंगों का त्यौहार बिना रंग के कैसे हो सकता है, तो मैं अपनी टीम को इस शुभ शुरुआत के साथ बात करूंगा और बात हम करेंगे रंगों के त्योहार की। जी हाँ, इस वक्त हमारी पूरी टीम यहाँ पर ईटीनो स्वदेश की जुटी हुई है और सभी इस चूंकि बाजार में हरा रंग हावी है, इसलिए यहाँ पर रंगों का त्योहार मना रहे हैं। हम चाहेंगे अपनी टीम से ज़रा रंग पास करिए हमको। इस रंग के ज़रिए हम पूरी टीम के साथ एक हल्की शुभ शुरुआत जो कहते हैं मुंबई में होली की। तो हमारे सहयोगी अंश हमारे साथ हैं। तो अंश, होली का त्यौहार बताइए, किस तरह से रंगों का त्यौहार आप मनाते रहे? वैसे तो यूजुअली मैं फैमिली के साथ ही मनाता हूँ। आजकल बचपन में बाहर जाता था, पार्टीज करता था, आजकल फैमिलीज के साथ ही बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो अभिषेक हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं। तो ये त्यौहार सभी हमारे टीम को चलिए, तो आप देख सकते हैं अभिषेक
कि होली का त्यौहार इस वक्त ज़बरदस्त उत्साह के साथ हमारे न्यूज़ रूम में भी मनाया जा रहा है और सभी जो हैं इस रंग के त्यौहार को खुशी के साथ मना रहे हैं और उम्मीद यही है कि हम आगे इसी तरह से स्वदेश को आगे ले जाएं, ढेर सारे रंग और हमारे निवेशकों के ज़िंदगी में प्रॉफिट के रंग बरसें। अभिषेक। ठीक है, तो ईटीनॉल स्वदेश के न्यूज़ रूम में होली के रंग, ढोल नगाड़ों के संग गुजिया गुलाल भी है, तो हमारी टीममेट्स मना रहे हैं होली, हम लोग स्टूडियो में हैं। लेकिन राजेश जी, आज हम ना प्रॉफिट के पिचकारी के तौर पर तमाम शेयर जान रहे थे। आपसे भी मान लीजिए अगर पूछें कि एक आपके कन्वेंशन वाला थोड़ा सा पोजिशनल व्यू लेके जो आप शेयर अगर शेयर करना चाहें हमारे साथ, वो कौन सा होली के मौके पर? तो देखिए, हमें लगता है यहाँ पे जो स्टॉक एक पोजिशनल व्यू के हिसाब से बाय किया जा सकता है, जहाँ पे एक अच्छा पोटेंशियल आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है जियो फाइनेंशियल, ये स्टॉक पे हमारी नज़र है और ये स्टॉक यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। छोटी मोटी गिरावट में भी इसको ऐड करें, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। डाउन साइड में 315 के आसपास के स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे, लेकिन हमें लगता है यहाँ पे पोजिशनली अगर ये स्टॉक को होल्ड रखते हैं तो यहाँ पे हमें लगता है 415 से लेके 430 तक की अपसाइड ये स्टॉक में आगे आने वाले महीनों में आते हुए दिख सकती है। तो काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है जियो फाइनेंशियल का, तो जियो फाइनेंशियल बाय करने की सलाह रहेगी। जियो फाइनेंशियल खरीदने की सलाह है। चला बहुत ही शेयर ये, जहां पर लिस्ट हुआ था उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, 200 रुपए के भाव के आसपास से रिवर्सल दिखाया और अभी 350 रुपए का भाव है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का इस वक्त। लेकिन वक्त है हमारे खास सेगमेंट मार्केट एट 3 का और हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी गौरव। गौरव बताएं, किन शेयरों में एक्शन है आज? तो एक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूलैंड लैबोरेटरीज की, क्योंकि यूएस एफडीए ने यहाँ पे इंस्पेक्शन किया था उनके यूनिट 1 के प्लांट में जो कि हैदराबाद में है, और ये इंस्पेक्शन जो है वो 4 दिन तक चला था और आखिर में इंस्पेक्शन से ऐसे निकला है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं निकला है अगर फॉर्म 483 की बात करें तो। और इसी खबर के दम पे अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो काफ़ी एक पॉजिटिव हमें देखने को मिला था, ऑलमोस्ट 6% का अपसाइड दिखाया था स्टॉक ने। उसके अलावा बात करते हैं बजाज ऑटोज़ की, क्योंकि अभी उनके एमडी मिस्टर राजीव बजाज ने ये कंफर्म किया है कि वो दुनिया की सबसे पहली सीएनजी पावर्ड मोटरसाइकिल जो है वो लॉन्च करने वाले हैं जून में, और इसी के चलते हुए उन्होंने अभी ट्रेडमार्क के लिए भी फाइल किया है। और अगर हम स्टॉक की भी बात करें तो आज के दिन में ही स्टॉक ने 2% का अपसाइड तो दिखाया ही है, और पिछले 5 दिन की भी अगर हम बात करें तो वो स्टॉक जो है वो 6% से भी ज़्यादा अपसाइड दे चुका है ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को। अगली बात करते हैं जेंसॉल इंजीनियरिंग की, क्योंकि इस कंपनी को 520 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिला है जो कि सोलर पीवी में रहने वाला है, और ये महाराष्ट्र का एक सोलर पीवी प्रोजेक्ट रहने वाला है। अगर हम कंपनी की बात करें तो एक लार्जेस्ट ईपीसी का ऑर्डर है ये कंपनी के लिए, साइज़ में भी और वैल्यू में भी, और इसका कंप्लीशन पीरियड जो है वो 450 डेज़ का है। और इसी के लिए अगर हम स्टॉक की भी बात करें तो 5% से अपसाइड अप था आज के दिन में, और पिछले 5 दिनों में भी अगर हम देखिए तो 4 में से 5 दिनों में इस स्टॉक ने 5% का अपर सर्किट जो है वो हिट किया है। अगली बात करते हैं मान इंफ्रा की, क्योंकि कंपनी को और एक प्रोजेक्ट मिला है साउथ मुंबई में जो कि मरीन्स पे होने वाला है। अब ये जो प्रोजेक्ट है वो फिर से और एक टॉलेस्ट बिल्डिंग होने वाला है कंपनी के लिए। कंपनी का कारपेट एरिया, मतलब इस प्रोजेक्ट का कारपेट एरिया वो जो रहने वाला है वो 5.3 लाख स्क्वायर फीट का रहने वाला है, और इससे कंपनी को 2100 करोड़ तक का रेवेन्यू मिलने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और इसी के चलते हुए हमें पीबीटी की अगर बात करें तो वो भी 400 करोड़ से ज़्यादा हो सकता है इस प्रोजेक्ट से ही, और इसीलिए इस कंपनी में भी हमें कहीं पे काफ़ी एक अपसाइड देखने को मिला आज के दिन में। और आखिर में बात करते हैं श्याम मेटलिक्स की, क्योंकि कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट मिला है सूरजगढ़ 1 में एक आयरन ओर इसके लिए आयरन ओर के प्लांट के लिए, और ये जो आयरन ओर प्लांट है वो 1526 एकर्स का होने वाला है। और इसी के दम पे अगर हम शेयर प्राइस की भी बात करें तो 2.5% का अपसाइड ऑलरेडी कंपनी ने दिखा चुका है आज के दिन में। तो खबरों के बेसिस पे ये सब कंपनीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आगे भी जाके देखने के लिए कि कैसे परफॉर्म करती है शेयर प्राइस में। शुक्रिया ये पूरे के पूरे मार्केट का इस समय आउटलुक बताने के लिए कि 3 बजे तक का मार्केट कैसे चल रहा है। आ जाते हैं वापस बाजार पे। अभी 109 पॉइंट है, 50 पॉइंट मार्केट ने ऊपर से खो दिए। हालांकि बैंक निफ्टी जस का तस है, 2% इंडेक्स घटा हुआ है। अलग अलग स्टॉक्स पे ध्यान रखते हैं, जहाँ पे मार्केट का मोमेंटम बन रहा है वही शेयर्स हम आपके सामने लेके आते हैं। एक काम तो करें, 1-2 शेयर मेरे लिस्ट में और भी है जहाँ पर आज अच्छी बढ़त या फिर मैं बोलूँगा कि अच्छा एक प्ले देखने को मिल रहा है, वो शेयर जरा आपके सामने रखता हूँ। SRF पे शर्मिला आपका टेक क्या है?
SRF पे, SRF आपको ठीक लगता है कि इस भाव पे? तो केमिकल स्टॉक्स में हुआ ये है कि जैसे कि पहले 1-1.5 साल पहले सभी स्टॉक्स चलते थे, लेकिन अभी आपको थोड़ा प्रोडक्ट स्पेसिफिक होना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि खास करके जहां तक SRF की बात है, उनके अर्निंग्स में वो उतने अच्छे नहीं रहे हैं, उनके अर्निंग्स पिछले 2-3 क्वार्टर से, और अभी भी मेरे हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है स्टॉक। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स अच्छे हैं, लेकिन जिस तरह की बढ़त हमने 1-1.5 साल पहले देखी थी उस तरह की नहीं दिखेगी, और थोड़ा आपको प्रोडक्ट क्या बनाती है केमिकल कंपनी, सिर्फ केमिकल्स में है इस पर आप नहीं जाए, लेकिन कैसा प्रोडक्ट है उस पर जाए। SRF थोड़ी महंगी कंपनी है, लेकिन शायद लोअर लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग सकती है। ठीक है, अब जरा दो मैं टेक्निकल स्टॉक पता करता हूँ टेक्निकल एनालिस्ट से। एक बार जरा पहले अंशुल जैन को लेके आए। अंशुल जैन, एक बार जरा श्रीराम पिस्टन चेक करना, आपको ये शेयर ठीक लग रहा है श्रीराम पिस्टन? बिल्कुल डिम्पी जी, ये स्टॉक बहुत बेहतरीन लग रहा है। इसमें मंथली चार्ट पे एक ब्रेकआउट आया था 1395 रुपए का, और लास्ट वीक में इसको रीटेस्ट किया था और क्लोजिंग हैमर के साथ आई थी जो बुलिश कैंडल थी, और करंट वीक में फॉलो थ्रू मूव मिला है। तो स्टॉक में थोड़ा सा कहीं डिप मिलता है 1800 रुपए 1850 तक, तो स्टॉक में लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस बनेगा 1650 के आसपास का, और टारगेट मंथली चार्ट पे क्योंकि ब्रेकआउट आया है थोड़ा सा बड़ा टारगेट रहेगा 2700 2750 का, लेकिन अगर 1 से 2 महीने का आपका व्यू है तो 2250 तक ये स्टॉक आराम से जा सकता है। तो स्टॉक मंथली चार्ट पे बहुत बुलिश लग रहा है। शायद ये स्टॉक हमको मितेश पंचाल ने नोटिस करवाया था कुछ दिन पहले। मितेश भाई, आपने नोटिस करवाया था ना श्रीराम पिस्टन? ये शायद हफ्ते भर पुरानी बात है। नहीं डिम्पी जी, ये मेरा स्टॉक नहीं था। श्रीराम पिस्टन हम लोग ने कभी रिकमेंड नहीं किया, सॉरी सर। आपका नहीं है? ठीक है, फिर किसी और का होगा, लेकिन मेरे को याद है, मेरे को एक हफ्ते पहले मेरे कान में स्टॉक आ गया था और मैंने थोड़ा चेक भी किया था। उस समय ब्रेकआउट नहीं था, लेकिन अब फाइनली बहुत बढ़िया मूव आया। आप देखो, एक महीने के अंदर ही 14% चला, जबकि ये महीना मार्केट्स के लिए उतना अच्छा नहीं था। तो मितेश भाई, एक छोटा सा काम आप और कीजिए। एक गोवा कार्बन नाम की कंपनी है, गोवा कार्बन 750 के आसपास चल रहा है। एक बार जरा इसको देखिए, ये शेयर ठीक है क्या आपके सिस्टम एंड मेथड के हिसाब से? डेफिनेटली, देखिए सबसे पहले तो ये बहुत हाई बीटा स्टॉक है, क्योंकि जब भी इसकी रैली चलती है तो मतलब वन साइडेड गेप होता है। फॉर एन एग्जांपल, करंट कंसोलिडेशन जो चल रहा था फ्रॉम 18th ऑफ नवंबर टिल 12th ऑफ जनवरी 2024, उसका जो ब्रेकआउट आया है उसमें वो रैली में ये स्टॉक 929 तक गया, और उसके बाद एक स्टीफ करेक्शन आई है ये स्टॉक्स में। तो हमारे हिसाब से डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करता है, दैट मीन्स जो रिसेंट बॉटम है 683, वो अगर डिफेंड करता है मंथली चार्ट के ऊपर, तो डेफिनेटली ये स्टॉक में हम उसके बाद कह सकते हैं कि 683 700 का बॉटम फॉर्मेशन हो गया है, और वहां से जो स्टॉक है एक नई रेटिंग के लिए आगे बढ़ेगा। और जहां तक करंट ब्रेकआउट का सवाल है, हमारे हिसाब से जब तक स्टॉक 782 जो 13 मार्च का हाई था उसके ऊपर क्लोज नहीं आता, तब तक इसमें बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंसोलिडेशन जो गिरने के बाद जो कंसोलिडेशन है वो शायद प्रोलॉन्ग हो सकता है। सो बाय ओनली इफ द स्टॉक क्लोज अबव 783। डन, ये कुछ एक स्टॉक्स हमने पता कर लिए। एक काम और करते हैं, एक डीलिंग रूम चेक भी ले लेते हैं। एक बार खबर गर्म हमारा एक सेगमेंट है, आइए शरद को जोड़ लेते हैं और जरा चेक करते हैं कौन सी खबर इस समय चल रही है डीलिंग रूम में। जी बिल्कुल, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स जो है फोकस में रहने वाला है, और ये कैश स्टॉक में जो है एक अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। डीलर से हमें पता चल रहा है कि जो HNI काउंटर्स है वहाँ पे जो है अच्छी बाइंग आ रही है, और इम्पोर्टेंटली वॉल्यूम्स की बात करें तो वो भी 30 गुना अपने 20 दिन के एवरेज पे जो है ट्रेड कर रहा है। हमने थोड़ी चैनल चेक्स की कि क्या चल रहा है केमिकल स्पेस में, स्पेशली स्टॉक को रिलेटेड। तो इस स्टॉक में जो है जो टेक्सटाइल सेगमेंट की डिमांड है उसमें बढ़ोतरी देखने मिल रही है, और ये वाले सेगमेंट में जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वहाँ पे हमारे चैनल चेक से पता चल रहा है कि यहाँ पे उनका डिमांड बढ़ गया है। लगभग 25% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है चौथे तिमाही में। तो इनका रॉ मटेरियल जो यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट में उसकी डिमांड की बढ़ोतरी हुई है। ये पहला चीज़ आया हमारे चैनल चेक से। और दूसरा चीज़ भी हमने चेक किया तो पता चला कि जो केटीन और डाइकेटीन होती है
ये एक टाइप से फिनिश्ड गुड्स होती है कंपनी की, उनके डिमांड में भी जो है एक अच्छी इम्प्रूवमेंट देखने मिली है। तो दो अहम चीज़ चैनल चेक से सामने आते हैं। सबसे पहला कि उनके रॉ मटेरियल जो टेक्सटाइल सेगमेंट के लगता है उसकी डिमांड बढ़ी है, और उनकी जो फिनिश्ड गुड्स है कैटीन और डाइकेटिन वहाँ पे भी डिमांड बढ़ा है। बट ओवरऑल आज HNI काउंटर्स में भी बाइंग देखने मिल रहा है, तो आज फोकस में रहेगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। ठीक है, तो ये एक लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पे एक और खबर आई है, शेयर 8% ऊपर है। ये काफ़ी दिनों के बाद, मैं डेली चार्ट पे मैं नोटिस भी कर रहा हूँ, काफ़ी दिनों के बाद आज ही, या मैं बोलूँगा एक दिन 2 दिन की कैंडल काफ़ी स्ट्रांग बनी है। अगर आप मेरा चार्ट दिखा पाएँ तो मैं आपको वो दिखा भी दूंगा। थोड़ा टफ होगा, बट जो खबर जो आ रही है ये हो सकता है बाज़ार में इस शेयर को थोड़ा ऊपर और लेके जाए। 7.5-8% शेयर ऑलरेडी ऊपर है। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक भी है, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और सेगमेंट आपके सामने रखेंगे, जैसे कि IPL का सेगमेंट होगा एक, और साथ ही कुछ BTST STBT भी होंगे। तैयार रहिएगा, बस छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। हर खबर बाजार में ऊपरी स्तरों से हम प्रेशर देख रहे हैं। 130 अंक ऊपर था निफ्टी, अब से करीब 40-45 मिनट ऊपर, लेकिन अब जो बढ़त रह गई है सिर्फ 60 अंकों के आसपास की रह गई है। दरअसल IT शेयर में गिरावट थोड़ी थोड़ी ही सही, लेकिन बड़ी है। इन्फोसिस अब 3.5% नीचे है। LTI, माइंट्री, विप्रो में भी 3% के आसपास की तेजी है। और निफ्टी बैंक की जो बढ़त थी 200-250 अंकों के आसपास की, वो भी घट के अब 150 अंकों के आसपास की रह गई है। हालांकि अभी भी ब्रॉडर मार्केट में तेजी के ही संकेत हैं। अगर आप लिस्ट उठा के देखेंगे FNO की या फिर कैश के भी, वहां पर आपको तेजी वाले शेयर अपने एक्सपर्ट्स ये जान लेते हैं कि BTST या फिर STBT ट्रेड्स कौन से हैं, ये लेते हैं। और शुरुआत करेंगे राजेश जी आपसे, बताइए आपके BTST या फिर STBT ट्रेड्स कौन से हैं? एक काम करते हैं, एक बार कुछ एक स्टॉक्स पहले पता करें। 1-2 शेयर लिस्ट में और भी हैं। जरा HDFC के बारे में एक व्यू पॉइंट ले लेते हैं शर्मिला से। शर्मिला, HDFC पे आपका टेक क्या है? 1440 के आसपास चल रहा है अभी। थोड़े समय से मैंने इसमें सॉर्ट ऑफ SIP बाइंग चालू की है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्वार्टर के जो नतीजे थे, मैं उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहती, लेकिन आई थिंक जो मार्केट में इतना ओपिनियन डिवाइडेड था, तो जो हम सबसे यानी जो चीजें लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नजर आएगी नंबर्स में, वो नजर आई। उसके बाद मैनेजमेंट ने उन इश्यूज को एड्रेस भी किया, थोड़े आई थिंक 1-1.5 महीने के बाद ही किया हो, लेकिन किया। तो आई थिंक उसके बाद थोड़ा भरोसा बढ़ा है, और ओवरऑल मुझे स्टॉक काफी पसंद है। लेकिन वही है कि आपको इसमें SIP करना पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक रिजल्ट्स में वो पॉजिटिव सेंटिमेंट आने में थोड़ा समय लग सकता है। बट नाउ दैट यू आर अ मर्ज्ड बैंक, उसके जो पॉजिटिव्स है वो रिजल्ट्स बैलेंस शीट में आने में, प्रॉफिट में दिखने में शायद 1-1.5-2 साल लग सकते हैं। तो वो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। इसलिए एक SIP अप्रोच आप अडॉप्ट एन SIP अप्रोच, व्हिच इज व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग एंड रिकमेंडिंग, और उस हिसाब से आप HDFC बैंक को अप्रोच करके उसमें बाइंग करिए। ठीक है, डन। इंटरेस्टिंग। आपने मैम 2 चीज़ें बता दी। एक तो एक कॉन्फिडेंस हमको ये भी आ रहा है कि जैसे आप खुद बता रहे हैं कि आप SIP मोड पे हैं इसमें, तो एक तो हमको ये पता लग गया कि HDFC को एक साथ नहीं खरीदना। दूसरा, आप अभी भी आप बुलिश हैं कि HDFC आपको लगता है कि नहीं आगे चल के लीडरशिप लेगा, बैंक को काफ़ी हेल्प करेगा। तो 2-4 लेसन्स बहुत क्लियर हैं। पहला, HDFC से बैंक से दूर नहीं भागना। दूसरा, SIP के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करना। तीसरा, बहुत बल्क में पैसा नहीं लेना, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें एक ही बार के अंदर, एक ही आंसर के अंदर शर्मिला जोशी ने आपको साफ साफ बता दी, और वो खुद भी इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, तो आपको थोड़ा और ट्रस्ट होना चाहिए। आगे बढ़ें, कुछ BTST के सौदा पता करें। अंशुल जैन से करते हैं शुरुआत आज के BTST के सौदों की। अंशुल जी जरा कीजिए शुरू, बताइए ट्रेड। देखिए डिम्पी जी, मैं बैंकिंग में BTST देना चाहूंगा। इंडसइंड बैंक देखें तो 2 हफ्ते में 1700 से 1428 रुपए तक फॉल आई थी। उसके बाद से 7 हफ्ते से इस लो को प्रोटेक्ट कर रहा था, और करंट वीक में इस लो के नीचे फेल्ड ब्रेकडाउन देके बहुत शार्प रिवर्सल आया है। सेकेंड अपडे है, और यहाँ से ये रैली प्रोबेबली 3 दिन और कंटिन्यू रहेगी। तो इंडसइंड बैंक में BTST करना चाहिए 1510 रुपए में। 1490 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 1550 का BTST टारगेट रहेगा। लेकिन अगर इसको 1 हफ्ते का समय दे सकते हैं तो 1570-1590 तक के टारगेट मिलेंगे।
1590 के टारगेट इंडसइंड बैंक के लिए 0.25% ऊपर ये शेयर है। राजेश जी, आपके शेयर कौन से हैं सर? तो अभिषेक जी, पहला स्टॉक रहेगा मेदांता, जिसका ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। ये स्टॉक पे हमारा व्यू यहाँ पे बुलिश है। स्टॉक में अगर देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट करके अब अपने नियर टर्म मूविंग एवरेज 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे मेदांता को बाय करना चाहिए बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज पोजिशनल पर्सपेक्टिव से भी। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है ये स्टॉक में 1320 1350 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 1250 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है भारती एयरटेल। एक कंटिन्यूटी बनी हुई है और सीरीज के आखिरी पड़ाव में अब हम है, और हमें लगता है जिस तरीके से थ्रू आउट द सीरीज स्टॉक में एक सस्टेन बाइंग एक्शन बना है, हमें लगता है टुवर्ड्स एक्सपायरी भी ये स्टॉक में एक मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा और स्टॉक में 1280 1290 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। तो भारतीय एयरटेल पे बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस होगा करीब 1205 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। ये स्टॉक में भी अगर हम देखें तो ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर बुलिश है, और ऑलमोस्ट अगर इसके लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में जिस तरीके का एक ट्रेंड बना हुआ है, ऑलमोस्ट अब ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को रिगेन करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हुए दिख रहा है। पिछले 3 दिनों से एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे वापस बनते हुए दिखी है। हमें लगता है ये स्टॉक के जो इमीडिएट टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो 535 540 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन हमारा व्यू इसमें पोजिशनली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें और भी बड़े टारगेट अनफोल्ड होते हुए दिख सकते हैं आगे आने वाले समय में। 650 तक के अपसाइड हमें लगता है पोजिशनली आते हुए दिख सकती है। बट पीटीएसटी के लिए 530 35 के टारगेट के लिए बाय करें। स्टॉप लॉस होगा 505 के आसपास। तीसरा शेयर कौन से बोला, एक बार रिपीट कर देंगे सर? जेएसडब्ल्यू एनर्जी में स्टॉप लॉस होंगे 505 के, टारगेट होंगे 530 535। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, या ठीक है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो गया। दूसरा शेयर भारती एयरटेल, वहां पर भी 1.5% के आसपास की तेजी है। मेदांता यानी कि ग्लोबल हेल्थ लगातार गिरावट के बाद 5 दिन से पूरे रिवर्सल वाले मूड में है और अच्छी तेजी हम देख रहे हैं। करीब 1100 रुपए के भाव से भी ये सुधर के 1280 रुपए के आसपास, 1284 रुपए के आसपास का भाव है। 4.5% के आसपास की तेजी है। मितेश जी, फटाफट अपने ट्रेड ही बता दीजिए आप, बीटीएसटी है या फिर एसटीबीटी? ये सबसे पहला जूलियन फूडवर्क्स 452 के ऊपर आज आवली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट है, तो 456 55 56 चल रहा है, वहां पे आपको लेना है। 450 का स्टॉप लॉस होगा। कल के लिए बीटीएसटी का टारगेट 460 465 दो टारगेट है। दूसरा है, हमें बैंकिंग स्पेस से पीएसयू बैंक से बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत अच्छा लग रहा है, तो करंट लेवल के ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदने की सलाह रहेगी। 255 का स्टॉप लॉस रहेगा। कल के लिए पहला टारगेट 260, दूसरा टारगेट 265 का रहेगा। बीओबी को लेकर कन्विक्शन है। 260 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 3:20 के आसपास समय हो गया है और 10 मिनट के सत्र के बाद 3 दिनों की लंबी छुट्टी एक्सटेंडेड वीकेंड होगा। बहुत सारे लोगों ने प्लान बना ली है घूमने फिरने की, कोई गोवा जा रहा है, कोई पहाड़ों पे जा रहा है, लेकिन जो लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, जो घर पे रह रहे हैं, उनके लिए आईपीएल का धमाकेदार आगाज भी आज से ही होने जा रहा है। आज शाम को 8 बजे पहला मैच है सुपर किंग्स और आरसीबी के बीच में। तो आप देखिए, होली की छुट्टी 25 तारीख को है और उसके बाद 29 तारीख को भी गुड फ्राइडे की छुट्टी है, तो अगला जो हफ्ता है ना वो भी छोटा है। तो आईपीएल की पूरी धूम मची रहेगी, हम ये कहेंगे। हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं और उनसे जरा ना ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट को समझते हैं आईपीएल के। अनुराग हमारे साथ हैं और शरद हमारे साथ हैं। अनुराग को आप जानते हैं, वो इंश्योरेंस वाला एंगल समझाएंगे कि आईपीएल टीमों का कितने हजार करोड़ का इंश्योरेंस हुआ है, और शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद से जानेंगे कि इसके जो आर्थिक पहलू हैं आईपीएल के वो क्या है और इस बार के आईपीएल में खास क्या हो रहा है। तो शरद, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। बताइए, इस बार का आईपीएल किन मायनों में खास है, कितने करोड़ रुपए का ये आईपीएल ये हो रहा है, और ये भी बताइए कि क्या कुछ नए नियम भी आ रहे हैं इस संस्करण से? जी बिल्कुल, मार्च के जो महीने में वॉलेटाइल तो हमने मार्केट्स देखा, लेकिन एक वेलकम ब्रेक आ रहा है हमारे लिए। आईपीएल का 17th एडिशन स्टार्ट हो रहा है और ऑफ कोर्स सीएसके और आरसीबी का आज पहला मैच है। सीएसके डिफेंडिंग चैंपियंस है, चेन्नई में ये मैच होने वाली है। अभी तक 21 मैचेस का घोषणा हो गया है एंड ऑफ कोर्स धीरे धीरे करके जो सेकंड लेग है
अनाउंसमेंट मैचेस का वो भी अनाउंस हो जाएगा। ऑफ कोर्स जनरल इलेक्शंस का भी इम्पैक्ट है, तो उस हिसाब से डेट्स बनेंगे। और याद रखिए ये जो भी परफॉर्मेंस आईपीएल में होगा, याद रखिए T20 का जो 2024 का वर्ल्ड कप है वो जस्ट आईपीएल के बाद होने वाला है यूएस और कैरेबियन मार्केट्स में। अब आपने सवाल पूछा था कि बिज़नेस क्या है आईपीएल का। 2008 में इंसेप्शन हुई थी, सबसे पहला आईपीएल खेला गया था, वहाँ से लेके अभी तक बिज़नेस में क्या बढ़त हुई है। तो हमने ब्रांड वैल्यू निकाला, यहाँ पे लगभग 5 गुना यानी कि 433% ग्रोथ आया है और $11 बिलियन, सोचिए इतना बड़ा बन चुका है आईपीएल। $11 बिलियन का जो है टोटल वैल्यू आ चुका है। अब ऑफ कोर्स एड स्पेंड्स होती है, जब आईपीएल आता है तो एड स्पेंड्स होती है और एड स्पेंड्स भी बढ़े हैं, 2008 से 6 गुना बढ़ चुके हैं और आईपीएल में देखा जाए ये आंकड़ा 15,000 करोड़ को टच कर रहा है। तो हमने बिजनेस के बारे में बताया, हमने आईपीएल की शुरुआत के बारे में बताया, लेकिन इस बार नया क्या है? 2 चीज़ें, एक तो चेंज ऑफ गार्ड्स हो रहा है या एंड ऑफ एरा कहेंगे, 2 इंपॉर्टेंट टीम्स, 2 कैप्टन चेंजेस, ऋतुराज गायकवाड एमएस धोनी को रिप्लेस करेंगे, वही हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा को। रूल्स के हिसाब से भी बात कर ले तो बॉलर्स जो है अब 2 बाउंसर डाल सकते हैं 1 ओवर में, और वही एक स्मार्ट रिप्लेसमेंट है वो भी आने वाला है, एक टाइप से थर्ड अंपायर को हेल्प करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स मैचेस इस लॉन्ग वीकेंड में देखें तो सीएसके आरसीबी का आज है, इसके अलावा पंजाब किंग्स, डीसी और केकेआर एसआरएच का भी जो है देखेंगे लॉन्ग वीकेंड में आने वाला है, राजस्थान रॉयल्स और आपके लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस का भी है। तो एक्शन पैक्ड वीकेंड है और जाइए फैमिली के साथ देखिए या स्टेडियम में देखिए या टीवी में देखिए, बट आईपीएल का ज़रूर इंजॉयमेंट उठाए। नया सीज़न है, 17वां सीज़न है, 2008 से ये शुरू हुआ था और कुछ नए चेंजेस भी हैं, इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन थोड़े से निराश होंगे फैंस धोनी के, उनको कप्तान के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन मुंबई इंडियंस में एक अलग चेंज है, हार्दिक पांड्या बागडोर संभाल रहे हैं, कमान टीम की संभाल रहे हैं। अनुराग, आप बताइए कि इस आईपीएल को लेकर कितना बड़ा इंश्योरेंस हुआ है? क्या इस बार की रकम सबसे ज़्यादा है? देखिए, इस बार का जो ओवरऑल आईपीएल का इंश्योरेंस कवरेज जो है वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा का है और पिछली अगर प्रीमियम की भी बात करें तो पिछले साल के मुकाबले 20 से 25% तक प्रीमियम जो कंपनियों को ज़्यादा मिला है या जो कवरेज हुआ है उसके लिए ज़्यादा प्रीमियम है। उसकी ज़्यादा प्रीमियम की वजह है कि जो डेट्स हैं वो लोकसभा इलेक्शन के साथ क्लैश हो रही है, तो रिस्क फैक्टर को देखते हुए प्रीमियम बढ़ गया है। और जो प्रीमियम के साथ कवरेज लिया गया, मुख्य तौर पे 3 तरह का कवरेज है, जिसमें सबसे पहला कवरेज है कि अगर इवेंट कैंसिल हो जाता है तो उसका कवरेज। दूसरा कवरेज है कि अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो जो उसकी मैच फीस है उसका कवरेज। तीसरा, जो स्पॉन्सर्स और जो ऑर्गेनाइजर्स है उनको रेवेन्यू लॉस होता है उसका कवरेज। और कवरेज है जो 5 से 6 कंपनियों ने कवरेज दिया है री इंश्योरेंस सपोर्ट के साथ, क्योंकि इतना बड़ा कवरेज है तो कोई एक कंपनी इसका रिस्क नहीं ले सकती। इंडिविजुअल टीम्स ने भी अपने खिलाड़ियों का कवरेज कराया है, क्योंकि जो फीस है खिलाड़ियों की वो अचानक से पिछले साल के मुकाबले काफ़ी बढ़ गई है। तो उस तौर पे न्यू इंडिया एश्योरेंस के द्वारा 2 टीम्स का इंश्योरेंस कवरेज किया गया है। यूनाइटेड इंडिया ने भी 2 टीम्स का इंश्योरेंस कवरेज किया, उसमें चेन्नई सुपर किंग्स शामिल है। नेशनल इंश्योरेंस के द्वारा कवरेज किया गया है। तो कवरेज में जिस तरह से कॉस्ट बढ़ी है, फीस बढ़ी है, वो भी देखते हुए इंश्योरेंस कंपनियों से कवरेज टीम्स के द्वारा लिया गया है। तो जिस तरह का बड़ा भव्य आयोजन है, लोकसभा इलेक्शंस के बीच में शेड्यूल क्लैश हो रहा है, खिलाड़ियों की फीस बढ़ गई है, इन सब रिस्क को देखते हुए इंश्योरेंस कवरेज भी इस बार 10,000 करोड़ से ज़्यादा का रहा है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया आपने सारी रिपोर्ट्स बताई हैं इसमें अनुराग, और बहुत शुक्रिया आपका शरद, आपका भी ये पूरी जानकारी के लिए। 2 मिनट रह गए हैं आज तो सिर्फ मार्केट बंद होने में अब, और अब 3 दिन का लंबा वीकेंड है। बाजार सीधा मंगलवार को खुलेगा, यानी कि शनि, इतवार और सोमवार होली की छुट्टी है। आज मार्केट में जो क्लोजिंग सेशन हो रहा है या फिर आज जिस तरह से क्लोज कर रहा है, एक अच्छा लेसन आपको दे रहा है कि 22,000 के ऊपर सेकेंड डे इसकी क्लोजिंग है। लेकिन वही प्रॉब्लम इसके साथ जस की तस है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले अंशुल भी बता रहे थे, हम भी आपको नोटिस कराते, जब तक 250 से 350 वाली रेंज कोई पूरा पार नहीं करेगा तब तक ये पूरी तरह से हेल्दी नहीं होगा। ये छोटी छोटी दवाई से ठीक तो हो रहा है लेकिन ये पूरी तरह से हेल्दी नहीं है अभी भी। बैंक निफ्टी के अंदर हो क्या गया कि 150 पॉइंट ही सिर्फ आज इसने नए जोड़े हैं। कल भी इसकी 40,000 के ऊपर की क्लोजिंग थी, 40,500 के ऊपर की, और आज भी 40,500 के ऊपर क्लोजिंग है। लेकिन एक चीज़ क्या छूट गई आज में, वो है 47,000।
आज उसके हम बेहद करीब तो पहुंचे, लेकिन वापस से अब हम नीचे जाके यानी कि 47,000 के नीचे जाके बंद हो रहे हैं। और आज का अगर आप हाई चेक करेंगे तो वो है 46,974, यानी कि करीब करीब 47,000 का ही लेवल आज सिर्फ हमने टेस्ट करने के लिए पहुंचे, वापस नीचे आना पड़ा। कुल मिला के चर्निंग होती रही। आज आईटी का हिस्सा अलग था, लेकिन नॉन आईटी ने बाजार को काफ़ी अच्छे से बचाया। और मैं बोलूँगा न केवल बचाया, बल्कि मार्केट के अंदर ये भी प्रूव किया कि सिर्फ बैंक और आईटी नहीं है, हम भी हैं। आप हमको नज़रअंदाज मत कीजिए। ये आज सन फार्मा ने बताया, ये आज आपको टाइटन ने बताया, ये आज आपको एल&टी ने बताया, ये कुछ एक अलग स्टॉक्स ने आपको बताया। ये क्लियर मैसेज है कि मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन है। दूसरा, आज दिन भर में भले आप उतार या चढ़ाव जो भी देखते रहे हो, मार्केट की एडवांस डिक्लाइन ज़्यादा खराब नहीं रही। ये एडवांस डिक्लाइन आज भी, अभी भी इस समय जब हम क्लोज कर रहे हैं तो 1500 वर्सेस 800 है, और डेरिवेटिव्स के भी स्टॉक्स आपको ऊपर दिखेंगे। एक दो चीज़ें और है मार्केट की हो रही हैं, वो ये है कि थोड़ा लीडरशिप का क्राइसिस है अभी भी। आप यहाँ पे एक लीडर लेके आइए और जो अपनी वेटेज और या फिर पूरा एक सिस्टम, एक थीम और एक गैंग लेके आइए जो पूरे इस बाज़ार को ड्रैग करके ऊपर लेके जाए। और एक और चीज़ मेरे को ऐसा लगता है कि ये 22,250 350 वाली जो रेंज है, अगर एक गैप के साथ पार होगी ना, ये तभी आपको अच्छे से शॉर्ट कवरिंग करवा पाएगा। अगर एक गैप के साथ पार नहीं हुआ ना, तो शॉर्ट्स इसको जल्दी जल्दी पार नहीं होने देंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है आंखों के सामने आप 250 पार नहीं होगा, ये गैप के साथ पार होगा तो फिर ज़्यादा अच्छा होगा। कुल मिला के आज का सेशन ठीक है। मिड कैप स्मॉल कैप ने भी ज़्यादा निराश नहीं किया, वो भी आज आपको ठीक ही बंद होते हुए दिख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन ठीक है, थोड़ा सेक्टोरियल चर्निंग हो रही है जो आपको होती है, जो मार्केट के अंदर दिख भी रही है। बढ़ने वाले शेयर्स में आज ऑटो का पार्टिसिपेशन अच्छा था। मैं बोलूँगा आज जो ऑटो ने काफ़ी हद तक अपना काम किया। मारुति चलने के बावजूद भी और स्ट्रेंथ आपको दिखाता हुआ दिखा। हीरो मोटोकॉर्प, मारुति दोनों टॉप गेनर्स बने हैं आज मार्केट के। इसके अलावा यूपीएल एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक का कैंडिडेट बना। अपोलो हॉस्पिटल, सन फार्मा, ये दोनों ही शेयर फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर से जुड़े। आज जिन शेयर्स ने साल का हाई लगाया हुआ है भारतीय एयरटेल, बजाज ऑटो और मारुति, इन्होंने साल का हाई टेस्ट किया। अगर आज टॉप श्रेणी में आप शेयर्स निकालेंगे तो सिर्फ आईटी के ही आपको दिखेंगे। 2% के कट के साथ सारी मेजर आईटी कंपनीज टूटी। एलटीआई, माइंडट्री, इन्फोसिस, विप्रो, एसएलटेक, टीसीएस, इन सब में गिरावट इतनी थी। छोटे मझोले शेयर्स की अगर आप कैटेगरी आप चेक कर रहे हैं ना आज, तो वहाँ पर आज दिन ठीक रहा। एल कार्गो का, इंडस टावर का। इंडस टावर पे ना एक ऑप्शंस का ट्रेड दिया था, मैं थोड़ा आपको बता दूं, अगर आप कैश में लेके जाएंगे तो ज़्यादा ठीक होगा। ऑप्शंस का ट्रेड एफ&ओ बैन में था ये, तो हमने आपको थोड़ा नोटिस करवाने, थोड़ा मैं लेट हो गया एक्चुअली, बाजार बंद हो गया अब तो, लेकिन आपको नोटिस करवाता ज़रूरी, एफ&ओ बैन में था। स्वैन एनर्जी, कार्बोरंडम, यूनिवर्सल, ये कुछ एक शेयर्स तेज थे। टाटा इन्वेस्टमेंट पे आज फिर से लोअर सर्किट लगा। आज कफोर्ज जो मिड कैप कैटेगरी का एक आईटी कंपनी है, वो भी आज बंद हुआ है नीचे। डीमार्ट, सोलार इंडस्ट्रीज, इंडस टावर, टोरेंट पावर, ये कुछ एक शेयर्स थे जिन्होंने आज साल का नया हाई भी टेस्ट किया है। कुल मिला के मार्केट अभी भी एक रेंज में, लेकिन रेंज के पॉजिटिव नोट के साथ आज क्लोज करते हुए दिख रहा है। बहुत शुक्रिया शर्मिला जी, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। एंड हैप्पी होली। राजेश सर, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा और जो तस्वीरें होंगी आप भेज दीजिएगा, कोशिश करेंगे हम सब तस्वीरें दिखाएंगे भी। मितेश भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी होली। अंशुल जैन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हैप्पी होली। पूरे परिवार, पूरे सगे संबंधियों के साथ आप अच्छे से होली मनाएं और अच्छी अच्छी तस्वीरें हमारे तक पहुँचे। इसी मंगल कामना के साथ इसी शो को हम वाइंड कर रहे हैं। आप सबको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, मूड खराब अच्छा ठीक होता रहेगा, लेकिन ये पर्व आपको जोश और आनंदित करने के लिए ही होते हैं। साल में एक बार आएगा, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। मेरे को और अभिषेक को इजाजत दीजिए, नमस्कार।